नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं भाई राजू परुलेकर। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी कि राजू भाई नहीं आ रहे, कभी वो व्यस्त हो जाते हैं, अभी गोवा बीच में थे, कभी हम नहीं मैनेज कर पाते हैं तो लेट हो जाता है। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते सर। तो मालेगांव में आरोपी सारे के सारे रिहा हो गए। मालेगांव विस्फोट हुआ ही नहीं था, मालेगांव में किसी की मौत नहीं हुई थी, मालेगांव में सब ठीक ठाक था। एनआईए ने प्रज्ञा के लिए, प्रज्ञा ठाकुर और दूसरे लोगों के लिए फांसी की मांग की थी। एनआईए कोई मेरे घर की या राजू भाई के घर की एजेंसी नहीं है, कांग्रेस की एजेंसी भी नहीं है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन उसके नाम में लगा हुआ है। तो एनआईए जो है उसने मांगी थी फांसी, लेकिन कोर्ट ने सबको रिहा कर दिया। इसके पहले बहुत सारे केस हम देख चुके हैं। एक वकील को कैसे उससे बाहर किया गया, उससे कहा गया थोड़ा स्लो चलो, बाकी सारा तमाशा देख चुके हैं। इस बीच में प्रज्ञा 5 साल तक सांसद रह चुकी हैं। और मजेदार बात यह है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या आगे के कोर्ट में जाने का फैसला जमीयतुल इस्लामी ने किया है, महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया है। इसके पहले जब ट्रेन विस्फोट वाला मामला था और उसमें सारे लोगों को रिहा किया गया, तो महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा, फडणवीस साहब ने बाकायदा कहा कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट का फैसला था। यहां स्पेशल कोर्ट के फैसले को सरकार चुनौती नहीं दे रही है, इसको भगवा की जीत बताई जा रही है। जाहिर है मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, राजू भाई हैं। राजू भाई, क्या सोच रहे हैं आप इस पर? एक और देखिए, केस हुआ है बड़ा मजेदार, मैं आपको बता दूं राजू भाई, तो शायद आपके लिए थोड़ा और रोचक हो जाएगा। कांवड़ियों के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने एक मुस्लिम लड़की के साथ जो है वो बदतमीजी की। और उसके बाद जो केस हुआ, रवीश ने सही लिखा है, मैंने भी 2-3 बार पढ़ा कि कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है। जो केस हुआ वो लड़की के परिवार वालों पर हुआ, कांवड़ियों पर नहीं हुआ। तो क्या इस देश में अब कानून ऐसे ही चलेगा कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपके ऊपर अत्याचार होगा तो भी केस आपके ऊपर ही होगा? खैर, मालेगांव वाले से आप शुरू कीजिए और फिर आपका ही है मंच, जो चाहे। देखिए सर, इस केस का जो नतीजा आया है उसके लिए मैं जितने मालेगांव के लोगों को जानता हूं और सारे शरीफ और भद्र लोग हैं जिनको जानता हूं, उन लोगों में कोई आशा नहीं थी कि वो कोई फैसला ऐसा आएगा कि जिसके लिए जो आरोपी है कर्नल पुरोहित से लेकर प्रज्ञा ठाकुर तक, वहां तक बातें पहुंचेगी और उनको सजा होगी। तो क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर को इन्होंने टिकट भी दिया था। और देखिए जिस तरह से कोर्ट चल रहे हैं, देखिए और एक बात बताता हूं सर, मैं भारतीय लोगों के और समाज की जो अभ्यास ब्रिटिश शासन काल में हुआ था, उन्होंने उस वक्त निष्कर्ष 1919 में निकाला था कि यहाँ के लोगों को जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है, न्याय बुद्धि। तो अपना पराया मानने की जो जाति में भी, धर्म में भी, हर चीज में जो प्रवृत्ति है, उसकी वजह से वो चाहते नहीं थे कि जुडिशरी यहाँ पर चले और अपने हाथों में जाए। और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये सच हुआ, उनकी बात निष्कर्ष सच हुआ। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोहिणी सैलियन जो थी, पीपी, उनको एनआईए ने तब कहा था कि आप स्लो जाइए। जब ये सरकार आई थी तो तब स्लो जाइए। उससे भी पहले जब हेमंत करकरे की मृत्यु हुई थी, जिन्होंने इस उनकी वजह से, यानी वो शहीद है एक्चुअली हमारे, और उनका इतिहास में न्यायमूर्ति लोया और हेमंत करकरे दोनों का नाम बहुत बड़े उस पे स्वर्णाक्षरों में लिया जाएगा भारत के इतिहास में। दोनों ने अपना बलिदान दिया है एक कॉज के लिए। तो करकरे की जो भर्त्सना इन लोगों ने की, हिंदूवादियों ने, प्रज्ञा ठाकुर ने यहां तक कहा, करकरे की मृत्यु हुई उसके बाद, उनके असैसिनेशन हुआ उनका, तो उसके बाद प्रज्ञा ने कहा कि मैंने उनको श्राप दिया था। अब इसको क्या कहे, आतंकवादियों के श्राप से अगर पुलिस अफसर मरने लगे तो वो देश में और क्या। और उससे आगे जाकर प्रज्ञा ठाकुर को दिग्विजय सिंह साहब के खिलाफ टिकट दी गई भाजपा की तरफ से, वो चुन के आई, और उसके बाद उन्होंने 5 साल जो तमाशा किया, उसके ऊपर मोदी जी ने सिर्फ इतना कहा कि मैं दिल से उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो दिल से नहीं हो, उन्होंने कोर्ट से माफ कराया, तो अच्छी बात है सर। और इससे 1-2 दिन पहले महाराष्ट्र में ऐसा हुआ
कि 7/11 ब्लास्ट जो था, ट्रेन ब्लास्ट जो था, उसमें जो आरोपी पकड़े गए थे उनको सब मुसलमान जो थे वो उनको रिहा कराया गया, और ऐसा कोई सबूत ही नहीं था कि वो उनको पकड़ा गया। तो उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया गया हमारे दोस्त की तरफ से। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सर ऐसी इस तरह से टॉर्चर किया गया हमें कि 7/11 क्या, मेरे साथियों ने सबने कहा कि हम 9/11 के लिए भी हाँ बोल के लिख के देते हैं। और यहां तक कि आप देखे हैं कि अब कश्मीर में जब आतंकवादियों का खात्मे की बात झूठ जो बोली गृह मंत्री ने, क्योंकि सदन में बोली इसलिए उनके ऊपर कुछ हो नहीं सकता, तो वो बात बोलने के बाद उन्होंने नाम बताए, वो इमीडिएट बोले कि सुलेमान, जिब्रान और कोई ऐसे मुसलमान 3 नाम बोले। और जैसे कि आपने कहा कावड़ियों ने 16 साल की बच्ची से छेड़खानी की जो मुस्लिम थी, और एफआईआर उसी के परिवार पर हुआ, वो भी मैंने पढ़ा। इसके बाद आपको एक और बात बताऊं कि जब मुसलमानों को रिहा किया गया एक केस से, तब फडणवीस साहब बड़े निराश हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो मोदी के नक्शे कदम पे चलते हैं। और जब मालेगांव का रिजल्ट आया, मालेगांव केस में सब बरी हो गए, तो इन्होंने हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता वगैरह वगैरह ऐसे ट्वीट्स डाले हैं सोशल मीडिया पर। अब एलटीटीई सबसे बड़ी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी आतंकवादी संगठन दुनिया का था वो जब हिंदू था। 50 लाख लोग मारे गए उनकी वजह से, यहां तक कि लिंचिंग इतने हुए वो हिंदुओं द्वारा हुए। बौद्ध मठ और स्तूप को बर्बाद किया गया, वो हिंदुओं द्वारा किया गया। हिंदू आतंकवाद ना हो तो पहला आतंकवादी नथुराम गोडसे था भारत का, वो भी हिंदू था। तो ये सारी बातें जो मुख्यमंत्री के पद पे बैठ के, यानी वाजपेयी ने कहा था मोदी से कि आप राजधर्म का पालन करो, तो उसके बाद जो राजधर्म का पालन ना करना शुरू किया बीजेपी ने, वो मोदी से लेके फडणवीस तक सबने जारी रखा है। वहां योगी आदित्यनाथ है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। मुसलमानों के लिए, लिबरल्स के लिए, लेफ्ट के लिए और ईसाइयों के लिए, आप छत्तीसगढ़ की ईसाइयों की नन की केस लीजिए, उसमें नन्स को जिस तरह से कैद में रखा है, ये सारी चीजें आप उनके लिए अलग कानून बनाया गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स के अनुसार, वही अब संविधान है, अलिखित वैसे संविधान आपने वही है। आपने राजू भाई उड़ीसा की बात की, तो उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स का जो घटना हुई थी, आपको तो याद ही हाँ, होगा, सारंगी सबको को। याद होगा। उसके भी जो आरोपी हैं उनको भी एमपी बनाया जा चुका है, उनको भी पुरस्कार मिल चुका है। और अगर एक पादरी को उसके परिवार के साथ जलाकर मार देना आतंकवाद नहीं है तो क्या है, पता नहीं। नहीं, वो सारंगी जो थे उसमें आरोपी, उनको मंत्री भी बनाया हाँ, गया मोदी हाँ, के मंत्री भी बनाया, एमपी बनाया, कैबिनेट मंत्री में। भी बनाया, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बात यह है कि हिंदू जितने आतंकवाद कर सकते हैं उतना कर चुके हैं। और आपको और एक बात बताता हूं, यूके में प्लेन में जो नाथुराम ने किया था वही काम अभय नायक नाम के एक व्यक्ति ने किया। उसने प्लेन में बम रखने की अफवाह फैलाई, फिर अल्लाह अकबर चिल्लाया। खुश हो गए भक्त लोग, यहाँ के हिंदू प्रेमी, और अपने जो फडणवीस साहब ने जो ट्वीट डाला है वैसे लोग जो हैं वो खुश हो गए कि देखो मुसलमान कितने आतंकवादी, निकला वो अभय नायक। क्योंकि ये गुमराह करने की स्टाइल जो है वो नाथुराम से लेके शुरू है। उसने भी अपने हाथ पे टैटू कराया था मुस्लिम लगने के लिए, सरकमसिजन करवाया था। तो वो सारा की ताकि मामला मुसलमानों पे जाए और वो लोग उसमें पकड़े जाएं। आज भी आप देखते हैं कई जगह पर हिंदू अपने मंदिरों में ही मांस फेंक देते हैं और दंगे कराने की कोशिश करते हैं, और मस्जिदों पे तो भगवा लहराना ही है। और सबसे बड़ी बात है सर, मुझे भगवा मुझे मुझे वही लगता है सर कि आतंकवाद को लेकर किसी धर्म से जोड़ना बेवकूफी है। अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे कोई ऐसा धर्म नहीं बचा है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, यहां तक कि बुद्धिज्म हो या फिर हिंदुइज्म हो, कोई ऐसा धर्म नहीं बचा है जिसके भीतर आतंकवादी कार्यवाहियां नहीं हुई हैं। सर आपको एक बात बताता हूं, मजेदार बात है, सुनिए। मुंबई में पहला दंगा जो लिखित यानी जिसका यानी जो रिकॉर्ड पर है, रिटन डॉक्यूमेंट है जी। तो रिटन डॉक्यूमेंट, पहला दंगा पारसियों में और मुसलमानों में हुआ है, और जी वो बिल्कुल। कुत्तों को लेकर हुआ है। हम्म। तो दंगा किसी एक कौम की मोनोपोली नहीं है। ये फडणवीस और मोदी को किसी को बताने की जरूरत है, लेकिन आरएसएस को ही। और इसमें बहुत सारे पेच है, मैं आपको बताता हूं। मालेगांव ब्लास्ट में
परमवीर सिंह जो महाराष्ट्र के कमिश्नर हुए और बहुत चर्चित रहे और बहुत उनके ऊपर केसेस हुए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन बच निकले क्योंकि उन्होंने सत्ता का साथ दिया। लेकिन उन्होंने यहां तक कहा था, जो मुजावर साहब है, जो उनकी आज इंटरव्यू कल एक चैनल ने किया, उनको कहा कि मोहन भागवत को अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मोहन भागवत इसके सच्चे सूत्रधार है। फिर असीमानंद की स्टोरी तो आपको मालूम ही है, समझौता एक्सप्रेस वाली, ताकि एक पूरा नियंत्रित षड्यंत्र आरएसएस की कचहरी से शुरू हुआ था। और ये पूरा इन्होंने, अगर इसको किसी ने भगवा टेरर जिसने नाम दिया वो गलत था। इसकी वजह यह है कि भगवा शब्द बुद्धिस्ट है, क्योंकि भगवान से भगवा आता है। वैसे वैसे टेररिस्ट भगवा टेरर जो है सर, वो जिसने दिया था वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, बिहार से सांसद रह चुके हैं। वो उस समय भारत के गृह सचिव हुआ करते थे। तो अब वो तो कहानी छोड़ ही दीजिए। आर.के. सिंह साहब जी, आर.के. सिंह, हाँ, उन्होंने ये नाम दिया था, किसी नेता ने नहीं दिया था। क्योंकि भगवा शब्द जो है वो बुद्धिज्म से उठाया हुआ है। भगवान, अच्छा, भगवा अच्छा। शब्द जो है वो पाली में भगवान बुद्ध के लिए यूज किया गया है। तो वो उसको पहले भगवा कहते थे, फिर हमने उठा लिया वो, यानी ब्राह्मण धर्म ने उठा लिया। खैर, लेकिन उस पे हम जाते नहीं हैं, हम हिंदुत्व टेररिस्ट की बात करते हैं, उनके टेररिज्म को। और आपको देखिए, चॉकलेट अगर आपके हाथ में मिलता है और उसको पाकिस्तान, अब दुबई में तो आपका पाकिस्तान की हर चीज मिलती है, आप लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। चॉकलेट मिला, वो हमको चॉकलेट कब से दे रहे हैं, 11 साल हो गया अमित भाई चॉकलेट ही दे रहे हैं हमको। तो आतंकवादियों के हाथ में चॉकलेट मिला, आईडी मिला। अब पाकिस्तान में देखिए, चुनाव का आईडी होता ही नहीं है। चुनाव का नेशनल आईडी होती है। नेशनल आईडी कोई चुनाव में भी यूज किया जाता है। हाँ, तो ये, और दूसरी बात, ये जो गृह मंत्री संसद में कहता है कि 1960 में सरदार पटेल उनको मिलने आए थे और हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, दोनों बातें झूठी है। अमित शाह किसी के विद्यार्थी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 1960 में पटेल अगर कहीं आते हैं तो हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि पटेल की मृत्यु 1950 में हुई थी। तो अब मुझे बताइए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भूत विद्या की शिक्षा जो दे रहे हैं आजकल, वो इसीलिए शायद दे रहे हैं क्योंकि अमित भाई को अपडेट रखा जाए पटेल की बात की गतिविधियां और नेहरू की बात की गतिविधियां, मृत्यु के बाद की गतिविधियों को बताने के लिए आसान और सुविधाजनक हो जाए। लेकिन इसमें मुस्लिम, ईसाई, लिबरल और लोकतंत्र प्रेमी और संविधान प्रेमी, यहां तक है कि यहाँ के मुख्यमंत्री का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की यहां तक पहुंच गई है ये कि उन्होंने जन सुरक्षा कानून के तहत वो संविधान जो लेकर चलते हैं उनको भी टेररिस्ट और अर्बन नक्सल कहना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्होंने कहा, भारत जोड़ो में जो शामिल हुए थे उनको भी ये जन सुरक्षा कानून में लाने के बाद पकड़ूंगा, क्योंकि वो सब नक्सल थे, टेररिस्ट थे, अर्बन टेररिस्ट थे। इसका मतलब अडानी और अंबानी के जो हम देश को दान दे रहे हैं उसमें बाधा डालने वाला कोई भी व्यक्ति अर्बन नक्सल है। अब आप कैपिटलिज्म का मतलब सिर्फ अंबानी, अडानी, मोदी, शाह और उनके ये जो साथी है गैंगस्टर्स, वहां तक सिकुड़ गया है। हम संविधान से नहीं चल रहे हैं और उसमें जुडिशरी भी शामिल है। और आपको सीजेआई, चीफ जस्टिस जो एक्स सीजेआई हैं हमारे चंद्रचूड़ साहब, उनकी गाड़ी के तो नंबर आपको तो पता ही चला होगा। वो केस सीजेआई, हाँ, वो एक्स भी नहीं लगाए उन्होंने, सीजेआई वो 0001, और उसके लिए आवेदन दिया था उन्होंने। वाह वाह, ऐसे ऐसे लोग हमें जुडिशरी में मिले। तो आपको समझिए कि 1919 में ब्रिटिशों ने जो हमारे बारे में सोचा था, न्याय बुद्धि नहीं है, जुडिशियल कैरेक्टर इस देश को नहीं है, वो एकदम सही सोचा था। और उसी तरह हम आगे जा रहे हैं। मालेगांव में इस तरह का वातावरण था। कल मैं कई लोगों से बात की तो कहा, भैया हमको कोई वो नहीं था, आश्चर्य नहीं हुआ। जो भी है वो अब अल्लाह पर छोड़ दिया है। हमारा जो होना है वो होगा, क्योंकि हमें अब इस देश का, देखिए आपको मैं पूना की बात बताता हूं सर। पूना में कारगिल युद्ध में जो लड़े हैं ऐसे सैनिक, और उनके घर में 2-2, 3-3 सेना के जवान हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे मुसलमान होने की वजह से उनकी आइडेंटिटी पूछता है डीएम, और भीड़ जाती है घर पे। भीड़ बजरंग दल की भीड़ जाती है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअल में। हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहिए तो 3 मैं अभी तो बता सकता हूं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। आरएसएस को तो खुद सरदार पटेल, जो 1960 में अमित भाई को मिलने आए थे, तो 1950 में मृत्यु होने के बाद वो खुद, उन्होंने आरएसएस पे पाबंदी लाई थी।
टेररिस्ट मानकर, और उन्होंने लिखा भी था, उनके खत है, और आपने उसमें से कई चीजें अपनी किताबों में लिखी भी है। तो आप ये बताइए मुझे कि इस तरह से देश एक अराजकता की तरफ जा रहा है, और ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता सर। हम पूरा बैलेंस खो चुके हैं। एक राजधर्म, इसलिए राजधर्म से कोई फायदा नहीं है। राजा को ही ज्यादा फायदा है, प्रजा को क्या फायदा है? वो बैलेंस ऑफ पावर और लॉ एंड ऑर्डर से क्या होता है कि सारी प्रजा एक सुख के भ्रम में रहती है, सुखी नहीं होती है, सुख के भ्रम में रहती है। वो भ्रम भी ये निकाल दिए हैं। तो आप अगर सुखी है नहीं, और ऐसे भी मरेंगे और वैसे भी मरेंगे, ऐसी 140 करोड़ जनता को ये मैनेज कैसे करेंगे आगे जाकर? आप बताइए। यहां पर आप देश के अंदर जो हो रहा है राजू भाई वो तो है ही, देश के बाहर जो हो रहा है वो भी बहुत मजेदार है। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और कोई सवाल नहीं पूछूंगा मैं। सर आपको मैं बताता हूं दो बातें। ट्रंप साहब पर आते ही हैं हम लोग, पहले यूके पे जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यूके जाके आए। प्रधानमंत्री यूके जाके आए, उसके एक महीना ट्रेड डील करके आए। ट्रेड डील कर रहे हो। डील क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। वहां पर अडानी के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन हुए, जिसने ग्रेटा थनबर्ग से लेकर सब वो ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका क्विड प्रो क्वो का मामला उठा है। और ऐसा है कि बोरिस जॉनसन के भाई, सगे भाई, उस पूरे प्रोजेक्ट के हेड बने, तो उनको रिजाइन करना पड़ा, और वो मामला अभी उठा ही है, और उसमें छानबीन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। तो यहाँ का संसद का सत्र छोड़कर प्रधानमंत्री वहां गया। इसलिए आप देखा होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैंडशेक करने के लिए भी बहुत वो कर रहे थे, क्योंकि हाँ, प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री से हैंडशेक करता है सर। तो ये अडानी की तरफ से गए थे, तो वो मुश्किल हो गई इनके लिए, फिर गले ही लगाया, वो तो बात अलग है। तो वो एक हो गया। उसके बाद ब्रिटेन ने हमें दमनकारी जो देश हैं 12, उसमें उसकी लिस्ट में हमें डाल दिया है आज। तो समझिए कि जाने का उनका काम हुआ होगा अडानी का, लेकिन देश के लिए कोई गरिमा बढ़ा नहीं है, ये तो क्लियर है। दूसरी बात, अब डोनाल्ड ट्रंप वाली बात है सर। ये ट्रंप का साहब का, चाइना का, जी जिनपिंग का, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेते। इतने डरते हैं, इतने कायर है सर। इनका दमन सिर्फ हमारे और आपके ऊपर, और जो विदेशी एनआरआई हैं उनके ओसीआई के ऊपर। और ये दुर्बल को दबाना, और बहादुर को और जो शक्तिशाली है उसको डरना। ट्रम्प अभी तक 31 बार, यानी हम लोग बातचीत करें तब तक 32, 33, 36 बार हो जाएगा, बोल चुके हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। इनके जेट गिरे, इनकी जो भी थू थू हुई, वो बेचारे सेना, हमारी जो प्रोफेशनल आर्मी है, वो तड़प रही है कि आरएसएस इन्फिल्ट्रेट करके उनको बर्बाद कर रही है, जो कुरुलकर जैसे देशद्रोही स्पाइंग कर रहे हैं। और ये सारी चीजें होने के बाद ये व्यक्ति अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, और इनके पीछे आरएसएस जैसे आतंकवादी संगठन मुसलमानों को, यहाँ के जो देशभक्त है, जो कारगिल युद्ध लड़े हैं, या फिर जिनकी बेटी बच्ची पे अत्याचार कावड़ियां कर रहे हैं। कावड़ी एक अलग टाइप का हिंदू आतंक है सर, क्लियर मैं बोलता हूं। आप बिल्कुल मत समझिए कि आपको मैं बताता हूं, लुटेरे नाम की मैं राजू भाई इसी इलाके का हूं, मतलब ईस्टर्न यूपी में पैदा हुआ हूं, और पहले ईस्टर्न यूपी से बिहार का जो है, जहां शिव मंदिर है, वहां निकलती थी यात्रा और लोग जाते थे। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बचपन से कांवड़िया देखा है, कांवड़ों को देखा है, गांव के गांव जाते थे कांवड़ में। लेकिन ये सारा कुछ बैजनाथ धाम तक जो जल चढ़ाना होता था, उसमें ये सारा कुछ कभी नहीं होता था। बहुत शांति से जाते थे, और वाकई मतलब आप अगर धार्मिक नहीं हैं तो भी जो मेहनत थी, जो आप कह सकते हैं कि शिव के प्रति जो भक्ति थी, उसका सम्मान करने का जी करता था। आराम से कांवड़ लेकर और चलते हुए, बोल बम बोलते हुए शांति से जाते थे। और अभी भी एक बड़ी संख्या राजू भाई, मैं आपसे बता सकता हूं, ऐसे ही जाती है जिनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो, जिनको मीडिया हाईलाइट करती है, जिनके पांव दबाए जाते हैं, जिनके सारे तमाशे देखे जाते हैं, ये नए वाले कांवड़ियां हैं, जिनके बारे में आपने कहा कि ये अलग ही आतंक है। मैं आपको एक बात बताता हूं सर। हमारे ज्यादातर धार्मिक जो त्योहार हैं, वो बड़े शांति और प्यार से बिल्कुल। मनाते हैं। ये आजादी के बाद हमने देखा है हमेशा। लेकिन भारत में जब भी अराजकता हुई है, तब ये चित्र हमेशा बदल चुका है।
2014 के बाद बदला है ऐसा नहीं। आपको और एक बात बताता हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक सीरीज है कॉलोनियल ब्रिटिश एरा में जो ठग्स थे उनके ऊपर, लुटेरे नाम की एक सीरीज है, आ गई है डिस्कवरी पे, आप देख सकते हैं। उसमें ठग हैं, फिर पेंडारी है, फिर बढ़क है। तो बढ़क जो है वो कावड़ियों के या संतों के वेश में जाकर मंदिरों को, और या जो यहाँ से सैलानी जाते थे या यात्रेकरू जाते थे उनको लूटते थे। तो ब्रिटिश इंडिया में विलियम स्लीमन ने उनका बंदोबस्त किया पहली बार। तो उन्होंने, अब वो ब्रिटिश थे तो उनको पड़ी नहीं थी कि ये भगवा है या हरा है या ये है या वो है, तो वो कर पाए। तो ये बात आप समझिए कि इसके बाद जो शांति आई, वो शांति ये 70 साल तक रही, और हम धार्मिक काम धार्मिक तरीके से ही करते रहे, और घर के अंदर धर्म रहा, और कावड़िया भी बहुत शांति से भोलेनाथ की प्रेम में जाने वाले जाते थे। उसमें भी एक बात है कि उसमें सिर्फ ओबीसीज और बहुजन वर्ग के लोग लड़के जाते हैं, और बाकी ज्यादा वही होते हैं। हाँ, ज्यादा वही होते हैं, बाकी तो विदेश जाके सेटल हो जाते हैं। जैसे डोवाल साहब का एक ब्रिटिश है और एक लड़का, और जयशंकर साहब का एक लड़का अमेरिकन है। तो ये सारी चीजें अलग है, लेकिन उसमें भी शांति से जाते थे। लेकिन इन 2014 के बाद इन 11-12 सालों में फिर से वही चीजें होने लगी है जो ब्रिटिश इंडिया से पहले होती थी, ताकि किसी का किसी पे रूल नहीं था। और आपको बताता हूं, उस वक्त जो आप देखिए वो पिंडारी हो या बढ़क हो या फिर ठग्स हो, इनसे वहां के लोकल जो नेता थे उस टाइम के, जिनको संस्थानिक, जिसमें सिंधिया भी आते हैं सर, तो पैसा लेते थे, हफ्ता लेते थे सर उनको रक्षा उनका संरक्षण करने के लिए। और आपको ये बात सुनकर बड़ा बुरा लगेगा, हो सकता है कि मैं और आप जिस धर्म से आते हैं वो धर्म भी बाकी धर्मों जैसा ही है, और वो धर्म भी उतना ही अच्छा है और उतना ही बुरा है। जब तक घर में है बिल्कुल, तब तक धार्मिक बिल्कुल। है, और रास्ते पे उतरे तो अधार्मिक और पूरी तरह से एंटी नेशनल और एंटी सोशल हो जाते हैं। ठीक बात है, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि धर्म कोई भी हो, भगत सिंह ने एक बात कही थी कि धर्म के दो हिस्से होते हैं। एक नैतिक हिस्सा होता है जिसका मुझे पूरा समर्थन है, और दूसरा हिस्सा होता है जिसमें एक दूसरे के लिए नफरत सिखाई जाती है, अंधविश्वास सिखाया जाता है। मैं उसका समर्थन कभी नहीं कर सकता। धर्म पर भगत सिंह के लेख मुझे लगता है कि अगर लोग एक बार पढ़ लें तो बहुत फर्क पड़ेगा। खैर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। संसद चल रही है, एसआईआर का मामला है, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है सारी दोस्ती निभाने के बाद। क्या लगता है आगे संसद कैसे चलेगी? संसद में कुछ सवाल वाल उठेंगे? क्योंकि जवाब तो मिलने नहीं है। सवाल उठने से ये होता है कि देश में कम से कम सवाल चले जाते हैं। देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उसके ऊपर मैं बहुत लिख भी चुका हूँ, बहुत टाइम लगा के मुझे लगातार समझाना आप लिख पड़ेगा। रहे हैं। हाँ, दूसरी बात, ट्रम्प साहब ने जो 25% टैरिफ लगाए हैं वो दबा रहे हैं, और उसके बाद इमीडिएटली रॉयटर ने एक न्यूज दी है कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। इसका मतलब वो जितना चाहे वो दबा सकते हैं, क्योंकि अडानी का टेटवा उनके हाथ में है। सर, हमें अब तय करना है कि देश को बचाना है या मोदी की सरकार को, क्योंकि दोनों को साथ में नहीं बचा सकता। अगर मोदी की सरकार रहती है तो अडानी को बचाने के लिए देश को बेचा जाएगा और बर्बाद हो जाएगा ये देश। दिस इकोनॉमी इज डेड एंड मोदी किल्ड इट। ये सच है, ये देशद्रोह की ये नहीं है। ये डिमोनेटाइजेशन से लेके जीएसटी से लेके हर चीज जो मोदी ने की, वो अर्थव्यवस्था की हत्या होती रही। तो आर्थिक हत्या का 11 साल है ये, हमारा वनवास है ये आर्थिक। तो ये जो बात है, इस पे हम लोग को तय करना है, हम मोदी सरकार को रखना है या देश को रखना है। अगर देश को रखना है तो मोदी सरकार जानी ही चाहिए, और अभी जानी चाहिए, कल भी नहीं। इतनी नीड, रिक्वायरमेंट और जल्दी है, एज सुन एज पॉसिबल। नहीं तो ट्रंप या जी जिनपिंग या पाकिस्तान के मुनीर, कोई भी हमें लाल आंख दिखाकर हमें लूट लेगा। हमारे बच्चे, बूढ़े, मुसलमान, क्रिश्चियंस, ईसाई, लेफ्ट, लिबरल, कोई भी सुरक्षित नहीं है। जो संविधान पे विश्वास रखेगा वो मारा जाएगा, और जो अराजकता पे विश्वास रखेगा वो भाजपा में जाएगा। प्रेमचंद की कल जयंती थी, 31 जुलाई, और उनकी एक कहानी है पंच परमेश्वर। और पंच परमेश्वर का पूरा मामला मुझे याद आ रहा था जब राजू भाई बात कर रहे थे कि न्याय का जो हमारे अंदर एक सेंस है वो नहीं है।
पंच परमेश्वर की पूरी कहानी यही है कि पंच बैठे हुए हैं और सब कुछ है, किसके क्या फैसला देना है। और वहां पर प्रेमचंद हस्तक्षेप करते हैं और एक लाइन आती है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करेंगे, मतलब कोई बुरा मान जाएगा इस डर से क्या सच्ची बात नहीं करेंगे। जो फैसला है, एनआईए ने फांसी की सजा मांगी थी, उसके बाद जो फैसला आया है, मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं, जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो ये फैसला खुलेगा। जिस तरह से रोहिणी सैलियान का बयान आया था कि एनआईए ने कहा कि उनको रोका जाए, जिस तरह से सारा कुछ चला है, जिस तरह से आप देखते हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एमपी बनाया जाता है, और सारा तमाशा जिस तरह से चला है, एक शक की सुई तो खड़ी होती ही है। एक नागरिक होने के नाते एक सवाल तो उठता ही है कि आखिर मालेगांव ब्लास्ट किसने किया। आपको मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर नहीं मिला, ठीक है, ढूंढते तो शायद मिल जाता, क्या होता क्या नहीं होता पता नहीं, लेकिन एक सवाल तो उठता है ना कि आखिर मालेगांव में ब्लास्ट किसने किया। सवाल यह भी उठता है कि ट्रेन में जो बम विस्फोट हुआ था जिसमें लोग रिहा कर दिए गए, आखिर वो विस्फोट किसने किया। सवाल यह भी उठता है कि समझौता एक्सप्रेस वाले मामले का क्या हुआ, क्यों समझौता एक्सप्रेस को बम से उड़ाने के लिए या फिर विस्फोट के लिए चुना गया। तमाम नाम आए, तमाम थीरीज आई, तमाम बयान आए, उन सब बयानों का, उन सब थीरीज का क्या हुआ। 2014 के बाद से सारे मुकदमे पलटने क्यों शुरू हो गए। एक नागरिक के रूप में हम सवाल तो पूछ ही सकते हैं, और अगर नागरिक सवाल पूछना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो सत्ता को तानाशाह होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया राजू भाई। थैंक यू सर।